Hi everyone, this is Anurag and you are watching YouTube channel Chartered Teach। कैसे हैं आप लोग? सर मैं अच्छा हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। आज जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है और आज की लेक्चर में जो डिस्कशन होने वाली है वो जो लेक्चर नंबर 2 की जो बेसिक जो कुछ कॉन्सेप्ट है, जो कि कुछ कॉन्सेप्ट पे डिस्कस होना बाकी रह गया था, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। सर एक बार बता दो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो गए थे, कौन कौन सी कॉन्सेप्ट बाकी रह गए थे। तो एक बार ओवरव्यू देता हूं कि लास्ट जो कॉन्सेप्ट थी हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हाँ सर एक बार बता दो। आइए देखते हैं कि लास्ट कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हम लोगों ने देखा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। यस, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग लास्ट कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने समझा था। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ये देखा था। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में हम लोगों ने क्या देखा था? द प्रोसेस आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग and communicating the financial transactions of an organization to the interested user of such information। ओके, इसमें देखा था 4 टर्म इंपॉर्टेंट टर्म तो जो हम लोग को समझना था इस मीनिंग को समझने से पहले, ताकि जब तक वो 4 टर्म हम लोग समझे नहीं तब तक मीनिंग समझ में नहीं आई। कौन कौन सा? फर्स्ट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है, उसके बाद इंटरनल यूजर, उसके बाद इंटरनल यूजर कौन कौन सा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर यानी कि इंटरेस्टेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देयर आफ्टर आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग का मतलब हम लोगों ने समझा। ओके सर, आपने आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग का तो मतलब हम लोग समझा, लेकिन क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग का मतलब हम लोगों ने नहीं समझा। तो क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग का मतलब हम लोग आगे समझेंगे। आपको बोर्ड पे भी सारी चीजें दिख रही होगी लिखी हुई, ये हम लोगों ने समझा था। यानी कि कॉन्सेप्ट 2 तक, कॉन्सेप्ट 1 मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और कॉन्सेप्ट 2 था जो कि इंटरेस्टेड यूजर, मैंने एक सेपरेट कॉन्सेप्ट बना दिया था, कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो यानी कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नंबर 2 तक देख लिया था। यस सर, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। आइए एक बार देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ था जो क्या था जो। यस सर बताइए। यस, ये निकल गया कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो हम लोगों ने देखा था। हाँ सर बिल्कुल यही है जो कॉन्सेप्ट नंबर डिस्कस किया था। यस, ये इंटरेस्टेड यूजर हम लोगों ने समझा था कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, जिसमें देखा था कि कुछ इंटरनल यूजर होता है, कुछ एक्सटर्नल यूजर होता है। ओके, न्यू कॉन्सेप्ट की ओर आज प्रोसीड करते हैं। आज क्या कॉन्सेप्ट में देखना है? जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यस, हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 3 हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यस सर, सर इसे थोड़ी जूम कर दो। ये लो मैंने जूम कर दिया, आप बोले और मैं नहीं कर सका, ये होने वाली बात नहीं है। ये देखो मैंने जूम कर दिया। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है? एक बार जब हम लोग देखेंगे कि जैसा अकाउंटिंग का मीनिंग है, मीनिंग से ही पता चल जाता है हम लोग को अकाउंटिंग का फंक्शन, यानी कि अकाउंटिंग का फंक्शन वही है जो अकाउंटिंग का मीनिंग है। अकाउंटिंग का मीनिंग है क्या सर? अकाउंटिंग का मीनिंग का मतलब ये होता है कि आइडेंटिफाई करना। किस चीज को आइडेंटिफाई करना? कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड, कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होना चाहिए और कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, इस चीज को आइडेंटिफाई करना। ये क्या है? अकाउंटिंग का मतलब है, ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी या कौन सी रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। तो यही फंक्शन में सेम है। एक बार देखते हैं फंक्शन में क्या क्या दिया हुआ है। जो फंक्शन का मतलब यहां पर है, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। ओके, अंडरलाइन कीजिएगा आइडेंटिफिकेशंस। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन implies determining what transactions are to be recorded। वही है जो हम लोगों ने देखा था मीनिंग में कि क्या ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होना चाहिए और कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है दैट इज आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर आर टू बी रिकॉर्डेड। यानी कि जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब जो फाइनेंशियल टर्म में मेजर किया जा सकता है। फाइनेंशियल टर्म का मतलब रुपया पैसा में मेजर किया जा सकता है जिस ट्रांजेक्शन को, कि कितने की ट्रांजेक्शन हुई है। अगर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा और इसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा अगर ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसका हो, बिजनेस से रिलेटेड हो तो। यस सर बिल्कुल। यानी हम लोग देखा था जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज फॉर कैश या तो क्रेडिट बिल भी रिकॉर्डेड। अगर गुड्स आपने चाहे तो कैश में परचेज किए हो या तो फिर क्रेडिट में परचेज किया हो, वो क्या होगा?
गुड्स चूंकि एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कितने का गुड्स परचेज हुआ और किसने परचेज किया, ऑर्गेनाइजेशंस ने परचेज किया, कितने का परचेज किया, अगर ये डिटरमाइन हो जाती है तो गुड्स विल बी रिकॉर्डेड। ओके, अब ये और चीज हम लोगों ने एक पॉइंट और देखा था कि जो फाइनेंशियल नेचर का नहीं था इंफॉर्मेशन, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं था, और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं था उसे हम लोग रिकॉर्ड बुक्स में नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट इज फंक्शन इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या कि डिटरमाइन करना कि कौन सी ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए। देयर आफ्टर मेजरमेंट। सर ये मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट का मतलब ये क्वांटिफाई करना कि जो ट्रांजैक्शंस हुई है क्या वो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है और कितने रुपए की ट्रांजैक्शंस है। इस चीज को क्वांटिफाई करना कि क्या कोई ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है और कितने रुपए की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। इस चीज को क्वांटिफाई करना, यानी कि यह आइडेंटिफाई करना, क्वांटिफाई करना कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है वो मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है। सर एक बार लिख दो। यस बिल्कुल, मैंने भी लिख दिया था और यहां भी लिखाने की, यह क्वांटिफाई करना, यह क्वांटिफाई करना कि क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या फाइनेंशियल टर्म में मेजर किया जा सकता है। फाइनेंशियल टर्म में मेजर किया जा सकता है। किया जा सकता है। इस चीज को क्वांटिफाई करना का मतलब ये पता करना कि क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, जो कि क्या बिजनेस ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल टर्म में यानी कि मॉनेटरी टर्म में, फाइनेंशियल टर्म में, मॉनेटरी टर्म में वो क्वांटिफाई किया जा सकता है। इस चीज को क्या करना, मेजर करना। अगर किया जा सकता है यस, तो कितने रुपए का है, यही कहलाता है मेजरमेंट। एक बार इसको डेफिनेशन में देखते हैं कि क्या बताता है। मेजरमेंट मींस quantifications of business transactions into financial term by using monetary unit। yes, monetary unit का मतलब रुपया पैसा में मेजर करना। if an event means कोई transactions, यदि कोई transactions, if an event cannot be quantified into monetary term, it is not considered fit for recording in the books of the firm। यस, अगर कोई फाइनेंशियल टर्म में ट्रांजैक्शंस मेजर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया सकता है मतलब या पता नहीं, यह मेजर ही नहीं किया सकता कि वो कितने रुपए का है ट्रांजैक्शंस, तो वो ट्रांजैक्शंस हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते बिजनेस को। ओके, दैट इज वाई इंपॉर्टेंट आइटम्स लाइक अपॉइंटमेंट, साइनिंग ऑफ आर नॉट सो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसलिए कोई अपॉइंटमेंट होती है या कोई पॉलिसी बनता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इवन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन हम लोग उसको बुक्स में, फाइनेंशियल बुक्स में उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता है। ओके सर, यस अभी समझ में आया। तो ये फर्स्ट इज क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये हमारा पहला था आइडेंटिफिकेशन। दूसरा सर मैंने समझ गया मेजरमेंट। थर्ड इज रिकॉर्डिंग। यस सर, ये बता दो थर्ड इज रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो। रिकॉर्डिंग का मतलब वही होता है हैविंग आइडेंटिफाइड एंड मेजर इकोनॉमिक इवेंट। कहता है एक बार अगर आइडेंटिफाइड हो गया, एक बार कोई आइडेंटिफाई हो गया कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है और उसे मॉनेटरी टर्म में किसी ट्रांजैक्शंस को क्या होगा, मेजर किया जा सकता है इन फाइनेंशियल टर्म, दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स डेट वाइज। यस, कहता है कि एक बार अगर ये आइडेंटिफाइड हो गया कि कोई ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है और उसे मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है, तो फिर उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे डेट वाइज। ओके सर, यस अब समझ में आया। सर इसे भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ये लो मैंने इसे भी एक्सप्लेन कर दिया।
सर इसे भी थोड़ा कुछ लिख दो। ये लो मैंने लिख दिया। यदि एक बार यदि से नहीं ऐसे करते हैं हम लोग। हाँ सर, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। ये लो, एक बार कोई ट्रांजैक्शन यह आइडेंटिफाइड हो गया, यह आइडेंटिफाइड हो गया। सर हो ठीक से लिख दो। ये लो, मैं तो हिंदी का फिर टीचर बन गया हूं। हो गया कि फाइनेंशियल टर्म ट्रांजेक्शन्स है, यानी फाइनेंशियल टर्म में मेजर क्या आ सकता है, फाइनेंशियल टर्म में मेजर किया जा सकता है मेजर किया जा सकता है मेजर किया जा सकता है तो बुक्स में रिकॉर्ड वह ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाएगा। सर ये आप हिंदी में क्यों लिखाता हो इंग्लिश में पढ़ा करके? इंग्लिश से पढ़ाकर हिंदी में इसलिए लिखाता हूं कि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम को फॉलो करना चाहता है, यानी या फॉलो करता है, उसके लिए भी कोई अलग लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है हिंदी की। उसके लिए भी इसी लेक्चर से काम हो जाएगा और वो भी बिल्कुल आसानी से समझ सकता है। देयर आफ्टर एक और बात है कि हिंदी को समझना, हिंदी में अगर किसी ये इंग्लिश में जो मैं लिख देता हूं, हिंदी इंग्लिश मिला करके, इस टोन को समझना ज्यादा आसान है इंग्लिश के टर्म से भी। नेक्स्ट, यानी कि यस सर ये भी समझ में आ गया। यानी कि थर्ड तो हो गया, यानी कि कोई भी एक बार ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर गया कि यह बिजनेस ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, और उसके बाद इसे मॉनेटरी फॉर्म में मेजर किया जा सकता है कि कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है, तब उस ट्रांजैक्शन को हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा, बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। यस सर ये भी समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 4, कम्युनिकेशन। सर ये तो आपने मुझे समझा दिया पहले से, फिर भी देख ले। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाइड, कोई भी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है इन सच ए मैनर, उसी तरीके से जैसा ट्रांजैक्शंस होता है। यानी कि जिस डेट पे ट्रांजैक्शन होगा उस डेट पे जितने रुपए का ट्रांजैक्शन होगा उतने रुपए का, क्योंकि बिजनेस का ट्रांजैक्शन है उसे मनी में मेजर किया सकता है, तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा कैसे, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है और जितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है और जिस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यही कह रहा है कि रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज जनरेट, फिर उसे रिकॉर्ड करके जो नेसेसरी, जो जरूरत की इंफॉर्मेशन है वो जनरेट किया जाएगा और फिर देयर आफ्टर कम्युनिकेट किया जाएगा इन सर्टेन फॉर्म, किसको, टू मैनेजमेंट को एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। वही कहता है कि एक बार जब कोई ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो गया, मेजर हो गया, उसे बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे, कर दिए गए, फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन से, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्डेड है उससे हम लोग रिपोर्ट जनरेट करते हैं। कौन सा रिपोर्ट? जैसा जिस तरीके से रिपोर्ट जरूरत हो उस तरीके का हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करते हैं और फिर मैनेजमेंट को और अदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन होगा उसको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। यही कहलाता है कम्युनिकेशन, कि हम लोग जो मैनेजमेंट और इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को क्या करते हैं, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं रिकॉर्ड होने के बाद, किसको, रिपोर्ट को। ओके सर ये भी समझ में आ गया, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट 5th नंबर, ऑर्गेनाइजेशंस। ये अभी भी हम लोग समझे, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज, चाहे उसकी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो या तो प्रॉफिट अर्न करना नहीं हो,
हाँ, ये अलग की बातें हैं कि डिफरेंट बिजनेस इंटरप्राइजेज डिफरेंट तरीके का होता है, वो डिपेंड करता है साइज पर प्लस लेवल ऑफ इंटरप्राइजेज पर। कोई है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, कोई फर्म होता है, कोई कंपनी होती है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। इस तरीके से अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग साइज ऑफ फर्म के, साइज ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज के अकॉर्डिंग उसकी नेचर होते हैं बिजनेस। यस सर, ये भी समझ हो गया। उसके बाद कहता है इंफॉर्मेशन टू यूजर, इंफॉर्मेशन टू यूजर। यस सर, ये बता दो इंफॉर्मेशन टू यूजर। तो ये पॉइंट नंबर 6, इंफॉर्मेशन टू यूजर का देखते हैं क्या कहता है। कहता है मेनी यूजर नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अच्छा, मेनी यूजर, कई सारे यूजर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, किस लिए चाहिए? कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। यस, ये भी सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी को किसी खरीदने जा रहा हूं, परचेज करने जा रहा हूं, या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि उस कंपनी को जब मैं परचेज करने जा रहा हूं तो क्या उस कंपनी को परचेज करने के बाद मुझे प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, उस कंपनी में पहले से प्रॉफिट हो रही है या नुकसान हो रही है। इसलिए उस कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए कि एक्चुअल कंपनी में हो क्या रहा है। देयर आफ्टर, अगर मैं कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, किसी फर्म में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मुझे फाइनेंशियल डेटा चाहिए कि एक्चुअल मैं इन्वेस्ट करूंगा तो क्या उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट से, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट से मुझे नुकसान होगा या फायदा होगा। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन मुझे लेने के लिए भी चाहिए। देयर आफ्टर मैनेजमेंट को भी चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट की अभी कितना हमारे पास कंपनी में हमारे प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कितनी बैलेंस कैश अवेलेबल है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यस सर। नेक्स्ट कहता है दीज यूजर कैन इन्वेस्टर, वही मैंने बताया कि या यूजर कौन हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, लेबर यूनियन हो सकता है, ट्रेड एसोसिएशन हो सकता है। यस, लेबर यूनियन को क्यों चाहिए सर? लेबर यूनियन को इसलिए चाहिए कि लेबर यूनियन भी अपने राइट के लिए, कि कितना उसे बोनस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कितनी उसकी वेजेज बढ़नी चाहिए, ये सब सारी डिसीजन लेने के लिए भी चाहिए। मान ली कंपनी को नुकसान होते रहेगा और वो बोनस के लिए अपनी राइट है कि कंपनी से क्लेम करेगा, तो क्या कंपनी नहीं दे सकती है? बिकॉज कंपनी अगर नुकसान में हो तो कंपनी ज्यादा बोनस भी नहीं दे सकती है और ना ज्यादा वेजेज बढ़ा सकती है। इसलिए उन लोग को भी एक्चुअल रिजल्ट जानना चाहता है लेबर यूनियन वाला, ट्रेड एसोसिएशन वाले, कि कंपनी की एक्चुअल रिजल्ट अभी क्या है, क्या कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या नुकसान में चल रही है। ओके सर, तो ये थे हमारे 6 पॉइंट, जो कि 6 पॉइंट में थे क्या कि कंपनी का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हम लोग देख लिए। ये सेम था एज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हम लोग समझे थे। यानी कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में भी सेम फंक्शन थे, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट थे। फर्स्ट इज आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन टू यूजर, इसके बाद मेजरमेंट। यस सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यस सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। यस, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सर इसे सेपरेट समझा दो, सेपरेट पेज पे लेकर के। ये लो, एक बच्चा ने कहा कि सर इसे सेपरेट, ये लो मैंने सेपरेट समझा दिया। यस सर, सेपरेट समझा दिया। यस बिल्कुल, ये लो मैंने सेपरेट बता दिया। सर इसे जूम कर दो, या बच्चा तो सही बोलता है, जूम कर दो। ये लो मैंने कर दिया जूम। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है अकाउंटिंग का? जो मीनिंग है, मीनिंग में ही अगर हम लोग देखें, मीनिंग में ही कंपनी का किसी भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। देखेंगे तो पहला ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट इज, सर बता दो, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग। यस, पहला है जी कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? पहला सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करना, उसके बाद जिस तरीके से जितने अमाउंट के ट्रांजैक्शंस हुआ है वो रिकॉर्ड करना। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। कौन सी ट्रांजैक्शंस को? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। कौन से ट्रांजैक्शंस को? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक
रिकॉर्ड करना। सेकंड, असर्टेन रिजल्ट। असर्टेन रिजल्ट, सर ये क्या होता है असर्टेन रिजल्ट? असर्टेन रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना। मैनेज कहता है मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। सर एक बार एलोबरेट कर दो सारी चीजों को। यस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। ओके सर। असर्टेन, सेकंड ये इसका मतलब ये होता है असर्टेन ऑफ ट्रांजेक्शंस। मतलब सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकेंड ऑब्जेक्टिव है असर्टेन ऑफ रिजल्ट्स। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज असर्टेन ऑफ रिजल्ट। असर्टेन ऑफ रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई या डिटरमाइन करना, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ लिया, इसलिए मैं ऑर्गेनाइजेशन यूज करूंगा। यानी कि फर्स्ट क्या था, ये तो क्या हो गया सेकेंड पॉइंट। सर फर्स्ट पॉइंट भी समझा दो। ये लो, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, मैं समझा देता हूं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस क्या था? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। यस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस का मतलब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है, अगर वो मेजर आइडेंटिफाई होने के बाद उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है। यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ systematic recording of systematic recording of all financial transactions, all financial transactions of किसका? ऑर्गेनाइजेशन। मैं ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज करने वाला हूं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस मैंने अब आपको बता दिया। ओके सर, दो तो मैंने बता दिया। यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। किस चीज को रिकॉर्ड करना? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपको डिस्कस कर दिया मीनिंग में क्या होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब। सेकंड, असर्टेन रिजल्ट। असर्टेन रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट में है या नुकसान में है, इस चीज ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज को आइडेंटिफाई करना। यह भी ऑब्जेक्टिव है किसकी? अकाउंटिंग की। तभी हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। सेकंड, फाइनेंशियल पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना। सर फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बता दो। यस, ये लो फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बता दिया मैंने। यानी कि ये हो गया पॉइंट नंबर 3। ओके सर, पॉइंट नंबर 3 यानी कि असर्टेन assets and liability positions of organizations. Ascertain the positions of ascertain the position of ascertain the position of
सर ये क्या कर दिया, ये लो, ascertain the position of ascertain the position of assets and liability, assets and liability, liabilities of the किसकी, ऑर्गेनाइजेशन। यस सर, अब समझ में आया। तो ये था, यानी कि फर्स्ट ये असर्टेन करना, आइडेंटिफिकेशन के जगह पे मैं असर्टेन वर्ड यूज कर देता हूं, यहां पर ज्यादा वेस्ट होगा। असर्टेन, यस, असर्टेन ascertain ascertain profit or loss of organization, ascertain profit and loss of organizations। नेक्स्ट, यानी कि ये हमारा थर्ड था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ क्या है, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर। यस सर, फाइनेंशियल आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्ड होने के बाद ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को क्या होता है, रिपोर्ट जनरेट होता है। उस रिपोर्ट को हम लोग क्या करते हैं कि मैनेजमेंट को, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि रिपोर्ट जनरेटेड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट। यस सर, यानी कि पॉइंट नंबर कितना हो गया, पॉइंट नंबर 4। यस सर, बताओ, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट टू इंटरेस्टेड यूजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। communicating financial report सर रिपोर्ट सही से लिख दो, ये लो रिपोर्ट मैंने सही से लिख दिया। कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट टू द इंटरेस्टेड यूजर, interested users interested users of such information। यस सर, अब समझ में आया। तो ये था टॉपिक नंबर हमारा 4, जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इच क्या था, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। सेकंड क्या था, असर्टेन करना प्रॉफिट एंड लॉस को, ऑर्गेनाइजेशंस की क्या प्रॉफिट और लॉस है। और थर्ड क्या था, असर्टेन करना पोजीशंस को, पोजीशंस किस चीज की, एसेट्स एंड लायबिलिटी के पोजीशंस को असर्टेन करना। यस, किस चीज के पोजीशंस को, एसेट्स एंड लायबिलिटी के पोजीशंस को असर्टेन करना। देयर आफ्टर क्या था, कम्युनिकेट करना, किस चीज को कम्युनिकेट करना, फाइनेंशियल रिपोर्ट को हमें कम्युनिकेट करना था, ये ऑब्जेक्टिव। यस सर, बिल्कुल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यस सर, बिल्कुल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आए हो, एक बच्चा कर, यस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता है। यस, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। यस सर, एक बार जूम कर दो आप। ये लो, मैं जूम करने से पहले मैं सोचता हूं कि इसे मैं सेपरेट पेज पे बताऊं। यस सर, बिल्कुल सेपरेट पेज पे ही बताना चाहिए आपको। ये लो, सेपरेट पेज पे आ गया। टंटना सर, इसे जूम कर दो। ये लो, मैंने कर दिया जूम। ओके, ये लो आ गया, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। ओके, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। अब बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग में क्या है डिफरेंस,
यानी कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, एक बार हम लोग इस चीज को देखेंगे। ओके, कहता है पहला नेचर के पॉइंट ऑफ बेसिस ऑफ डिफरेंस। बेसिस ऑफ डिफरेंस में कितनी है? 5 पॉइंट। पहला नेचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, बेसिस, लेवल ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप। ओके, बेसिस में देखते हैं, पहला फर्स्ट नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, यानी कि फर्स्ट नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। फर्स्ट हम लोग कैसे? नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक बार देखते हैं। Bookkeeping, it concerned with identifying financial transactions, measuring in monetary term, फिर thereafter reporting and classifying। बुककीपिंग का मतलब क्या होता है? एक बार फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को क्या करना? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना। किस चीज को? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। देयर आफ्टर उसे मेजर करके किस चीज में? मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड करना और फिर क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशंस का मतलब होता है पोस्टिंग ऑफ, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, और क्लासिफिकेशंस का मतलब पोस्टिंग। अभी सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पोस्टिंग होता है लेजर में, तो अभी सिर्फ रिकॉर्डिंग का मतलब समझे। तो यानी कि रिकॉर्डिंग क्या होता है बुक कीपिंग में, कि एक बार कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना और देयर आफ्टर उसे बुक्स में आइडेंटिफाई करना और देयर आफ्टर उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना। ओके सर, यस, बुक कीपिंग का मतलब। अकाउंटिंग का मतलब होता है समराइज करना ट्रांजेक्शंस को। समराइज करना का मतलब जितने भी सारे वन नेचर के ट्रांजेक्शंस है सारे एक जगह पे रिकॉर्ड करते हो जाएंगे और उसके बाद उस पर रिपोर्ट जनरेट करना। ओके सर, यानी कि समराइज करना और देयर आफ्टर किस चीज को? उसे रिपोर्ट जनरेट करना और देयर आफ्टर कम्युनिकेट करना। ओके सर, यानी कि यहां रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद अकाउंटिंग में क्या होता है? उसे समराइज करना और उससे रिपोर्ट जनरेट करके कम्युनिकेट करना। किसको? इंटरेस्टेड यूजर को। ओके सर, देयर आफ्टर यानी कि फर्स्ट नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। ओके सर, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक कीपिंग का मतलब ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना। सर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग का मतलब यस, डेट वाइज और करेक्ट अमाउंट वाइज और करेक्ट अकाउंट में। ओके सर, यानी इसको क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग की सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस और देयर आफ्टर इनकम। इसकी अकाउंटिंग की क्या है ऑब्जेक्टिव? आइडेंटिफाई कि प्रॉफिट और लॉस को, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम और फाइनेंशियल पोजीशंस को, यानी कि प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई करना कि क्या बिजनेस प्रॉफिट में चल रही है और या लॉस में चल रही है, और ये और आइडेंटिफाई करना कि कंपनी के पास यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के पास कितनी अभी एसेट्स है और लायबिलिटी है। ये आइडेंटिफाई करना भी अकाउंटिंग का ही ऑब्जेक्टिव है। ओके सर, यानी एक बार फिर से बता दो सर, सिस्टमैटिक बुक्स में रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑब्जेक्टिव किसका है? बुक कीपिंग का। देयर आफ्टर अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट और लॉस को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना, असर्टेन करना कि क्या फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, यानी कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटी है हमारी बिजनेस में। ओके सर, ये सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया सर। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। ओके, पॉइंट नंबर 3 पे फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्या डिफरेंस है। अब क्या है, बुक कीपिंग का सिर्फ काम इतना ही है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड कर देना। ओके सर, क्यों? सिर्फ रिकॉर्ड ही बिजनेस ट्रांजैक्शंस को यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिर्फ रिकॉर्ड करना, इसके लिमिटेड स्कोप है। एक बार बिजनेस ट्रांजैक्शंस को यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बुक्स में रिकॉर्ड कर दिए, उसके बाद बुक कीपिंग का काम वहीं पे समाप्त हो जाती है। आगे की काम होती है जो स्टार्ट होती है किसकी? अकाउंटिंग की, आफ्टर रिकॉर्डिंग के बाद। क्यों? अकाउंटिंग में क्या करता होता है? क्लासिफाइड होने के बाद समराइज होती है और उसके बाद डिफरेंट रिपोर्ट बनती है।
क्या बनती है? रिपोर्ट बनती है। किस चीज को? उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्डेड है उसके बेसिस पे रिपोर्ट बनती है और देयर आफ्टर कम्युनिकेट किए जाते हैं। ओके सर, क्या किया जाता है? कम्युनिकेट किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेसिस। बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे कि क्या डिफरेंस है। यस, फोर्थ नंबर हो गया हमारा बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं, यानी कि वॉचर एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आर नेसेसरी एविडेंस टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। किस बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है? बेसिस का मतलब किस बेसिस पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है? किसको? बुक कीपिंग में। तो कहता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वॉचर होना चाहिए और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तभी आप उसी के बेसिस पे कि कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, किस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है, किससे हुई है, ये आइडेंटिफाई कर सकें। देयर आफ्टर रिपोर्ट हो। उसके बाद लेकिन अकाउंटिंग की क्या बेसिस होती है कि जब आप एक बार बुक कीपिंग समाप्त हो जाती है, यानी कि एक बार बुक कीपिंग कंप्लीट हो गई, उसी के बेसिस पे है कि क्या होती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। ओके, देयर आफ्टर लेवल ऑफ नॉलेज। लेवल ऑफ नॉलेज कि कोई जो बुक कीपिंग का काम कर रहा है उसको क्या कितने नॉलेज होना चाहिए, और जो अकाउंटिंग का काम कर रहा है उसको क्या नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ नॉलेज। तो कहता है उसको सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। किस चीज की? बुक कीपिंग की। सिर्फ बुक कीपिंग की उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके सर, लेकिन जो अकाउंटिंग का काम कर रहा है उसको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए एंड उसे अंडरस्टैंडिंग एबल टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसको क्या नॉलेज होना चाहिए? एडवांस एंड डेप्थ नॉलेज होना चाहिए ऑन एंड अंडरस्टैंडिंग द इज रिक्वायर्ड। ओके, पहला यानी कि बेसिक नॉलेज किसको होना चाहिए? बुक कीपिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके सर, एनएफ बुक कीपिंग का सिर्फ नॉलेज हो, बुक कीपिंग वाले जो बुक कीपिंग का काम कर रहा है उससे सिर्फ बुक कीपिंग का नॉलेज हो, यानी बुक्स रिकॉर्डिंग का सिर्फ नॉलेज हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं सिर्फ उसकी नॉलेज हो, वो सफिशिएंट है। लेकिन जो अकाउंटिंग का काम कर रहा है उसे एडवांस नॉलेज अकाउंटिंग की होनी चाहिए, उसे डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग का, और फाइनेंशियल रिपोर्ट को एबल टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। यस, फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके सर, फर्स्ट एंड सिक्स्थ पॉइंट इज रिलेशनशिप। सर ये रिलेशंस क्या कहता है? रिलेशंस का मतलब क्या है? यहां पर रिलेशंस का मतलब है, कहता है बुक कीपिंग इज फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। ओह, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या रिलेशंस है? यानी रिलेशंस का मतलब कौन पहले कंप्लीट होता है, कौन पहले किया जाता है, बुक कीपिंग या अकाउंटिंग। तो दोनों के रिलेशनशिप में फर्स्ट जो स्टेप है वो किसका है? बुक कीपिंग का। यानी कि पहले क्या होता है? बुक कीपिंग कंप्लीट होती है और देयर आफ्टर उसी के रिपोर्ट के बेसिस पे क्या होता है? अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ओके सर, एक बार यहां भी समझा दूं, यानी फर्स्ट इज बिगिन किया जाता है क्या? बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप है, और देयर आफ्टर अकाउंटिंग बिगिन किया जाता है तब तक की बुक कीपिंग एंड ना हो जाए। ओके सर, तो ये था हमारा बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग में डिफरेंस। सर इसे एक बार लिखा दो। ओके, मैं ये रहा लिखा देता हूं एक से। बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर कितना था? कॉन्सेप्ट नंबर 5। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। ओके सर, यानी बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। यहां पे मैं 3 पार्ट में इसे बांटता हूं। फर्स्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरे बाद
ये रहा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये रहा बुक कीपिंग, और एक साइड रहा क्या आपका अकाउंटिंग, ये बेसिस। उसके बाद बुक कीपिंग, thereafter अकाउंटिंग। ओके सर, ये मैं तो समझ गया। फर्स्ट नेचर के हिसाब से, जैसा हम लोग देखा, यानी फर्स्ट क्या दिया हुआ था, नेचर के हिसाब से। नेचर के हिसाब से क्या था, आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस को और उसके बाद रिकॉर्ड करना। फर्स्ट नेचर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से क्या था, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड इन बुक्स। identifying financial transactions and record in books। ओके सर, इसका क्या था, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, summarizing recorded financial transactions and generate report and communicate to interested user। okay, summarizing financial transactions, summarizing recorded financial transactions and generate report and communicate to interested user। communicate to interested users। यस सर, ये रहा सेकंड पॉइंट था, वो था किस बेसिस था, सेकंड पॉइंट सर बेसिस था ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, यस, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसके ऑब्जेक्टिव यही है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, जनरेटिंग ऑफ रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, जनरेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये इसकी ऑब्जेक्टिव है। थर्ड सर, थर्ड बता दो क्या था डिफरेंस। ये लो, थर्ड जो बेसिस ऑफ डिफरेंस था वो था फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पर अगर डिवाइड करूं, क्या डिफरेंस है दोनों में, फंक्शन के बेसिस पर। यस सर, फंक्शन के बेसिस पे आप बता दो कि क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग में और उसके बाद अकाउंटिंग में। के बेसिस पे ये रहा फंक्शन के बेसिस पे। इसकी क्या फंक्शन है बुक कीपिंग का, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बस इसकी काम वही है, रिकॉर्ड करना।
क्या काम था, हम लोगों ने देखा था कि क्या फंक्शंस था बुक कीपिंग में, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, दैट इज लिमिटेड स्कोप था, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, यानी जो ऊपर लिखा हुआ है सेम है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ओके, और इसका क्या था, इसका था रिपोर्ट जनरेट करना और देर आफ्टर कम्युनिकेट करना। क्या था सर, एक बार दिखा दो बुक, ये समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। ओके, रिजल्ट का मतलब वही रिपोर्ट, जनरेटिंग रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट टू यूजर्स। जनरेटिंग रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट टू यूजर्स। ओके, फोर्थ जो बेसिस था, फोर्थ के क्या बेसिस था सर, एक बार दिखा दो फोर्थ बेसिस क्या था। फोर्थ जो बेसिस था वो था कि बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, बुक कीपिंग किस बेसिस पे होता है और फिर अकाउंटिंग किस बेसिस पे होता है, यानी कि बेसिस बुक कीपिंग सपोर्टिंग के बेसिस पे होता है, डिफरेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि वाउचर एंड सपोर्टिंग के बेसिस पे होता है बुक कीपिंग, वाउचर्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स एंड सपोर्टिंग। यस सर, ये मुझे समझ में आ गया। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग किस बेसिस पे होता है, यस बुक कीपिंग, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस अंडर बुक कीपिंग उसके बेसिस पे होता है, जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस अंडर बुक कीपिंग, जो बुक कीपिंग के अंतर्गत जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है उसके बेसिस पे होता है, यानी कि रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे होता है। देयर आफ्टर जो क्या था, लेवल ऑफ नॉलेज। सर लेवल ऑफ नॉलेज बता दो, लेवल ऑफ नॉलेज के बेसिस पर, लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज के बेसिस पर, यस लेवल ऑफ नॉलेज के बेसिस पर। इसे क्या चाहिए, जो बुक कीपिंग का काम, जो बुक कीपिंग का काम करता है उसे बेसिक नॉलेज होना चाहिए बुक कीपिंग का। ओके सर, बेसिक नॉलेज शुड है, बेसिक नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग, should have basic knowledge of bookkeeping, should have basic knowledge of bookkeeping। इसमें क्या चाहिए, यस सर एडवांस एंड डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, किस चीज का, अकाउंटिंग की। ओके सर, एडवांस एंड डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ओके सर, एडवांस एंड डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। यस सर, बिल्कुल एडवांस एंड डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। देयर आफ्टर हम लोगों ने क्या देखा था, 6 पॉइंट रिलेशन के बेसिस पे डिफरेंस क्या है, रिलेशंस के बेसिस पे अगर डिफरेंस की बात करूं, रिलेशंस के बेसिस पे क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, रिकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप, यानी रिकॉर्डिंग नहीं, आप बुक कीपिंग बोल सकते हैं, बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप होता है।
बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप होता है और अकाउंटिंग आफ्टर बुक कीपिंग होता है। अकाउंटिंग आफ्टर बुक कीपिंग होता है। ये था डिफरेंस। सर इसे थोड़ी सी मिनिमाइज कर दो। ये लो मैंने मिनिमाइज कर दिया। एक बच्चा ने बोला सर थोड़ी सी मिनिमाइज कर दो। ये लो मैंने मिनिमाइज कर दिया और ऊपर लिख दिया। सर जूम भी कर दो, ये तो दिख नहीं रहा। ये लो मैंने जूम कर दिया। ये डिफरेंस था हमारी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस था। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में डिफरेंस था। ये हमारी मैंने डिफरेंस पढ़ लिया। तो ये तो डिफरेंस था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? यस, कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7 सर एक बार जूम कर दो। ये लो मैंने जूम कर दिया। बच्चा बोले और मैं जूम ना कर सकूं? हा सर ये क्या बोलते हो? हा ये लो मैंने जूम कर दिया। दोस्त ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में आते हैं कॉन्सेप्ट। इससे आपके एग्जाम में टोटल 12 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग क्या है सर? इसे सेपरेट पेज पे ले चलकर बता दो। ये लो मैंने सेपरेट पेज पे लिया आपको बताने के लिए। ये रहा सर, इसे जूम कर दो। ये लो मैंने जूम कर दिया। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? प्रोसीजर का मतलब कैसे कैसे अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। यानी अकाउंटिंग का मतलब रिपोर्ट जनरेट करना, देयर आफ्टर कम्युनिकेट करना। तो फर्स्ट है कि ट्रांजैक्शंस को जनरेट करता है कि कोई भी फाइनेंस ट्रांजैक्शंस पहले क्या होता है? जनरेट होता है। पहले रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड स्टेप उसको क्लासिफाई करते हैं किसी ट्रांजैक्शंस को। देयर आफ्टर समराइज होती है। सर समराइजिंग का मतलब क्या है? अभी मैं रिकॉर्डिंग सिर्फ आपको बताया हूं कि बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रिकॉर्ड कैसे होती है। देयर आफ्टर मैं समराइजिंग और फिर समराइजिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बताऊंगा। उसके बाद एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करना, यस एनालाइज का मतलब क्या होता है ये आगे चल करके बताऊंगा। उसका इंटरप्रेटिंग का मतलब रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके बाद देयर आफ्टर कम्युनिकेट किया जाता है। सर मैंने कम्युनिकेशन आपको रिकॉर्डिंग बता दिया है, आपको रिकॉर्डिंग हमने बता दिया है, अभी क्लासिफिकेशन नहीं बताया है, समराइजिंग नहीं बताया है, एनालाइजिंग नहीं बताया है, इंटरप्रेटिंग नहीं बताया, कम्युनिकेशन भी आपको मैंने बता चुका है। यस सर बता चुका है। तो क्या मैं अभी बताऊंगा ये सब सारे कॉन्सेप्ट? नो, ये सब भी आपको क्या रखना है? पेंडिंग। सर एक बार लिख पेंडिंग। यो ये लो मैंने लिख दिया पेंडिंग। सर ये कब बताओगे पेंडिंग? ये आपको आफ्टर अराउंड 20 to 25 लेक्चर जब हो जाएंगे तो मैं बताऊंगा ये आपको कॉन्सेप्ट। ओके